हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सबका। हमारी जो 12th क्लास है उसमें जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें कैंसर का एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है वो भी हम कवर कर लेंगे, उसके साथ नीट एग्जाम की भी बात कर लेंगे, और आज कैंसर डे के ऊपर जो अवेयरनेस है उसके हिसाब से भी ये टॉपिक क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कैंसर क्या है, व्हाट इज कैंसर। अगर मैं बात करूं कैंसर की, तो कैंसर जो है उसमें क्या होता है कि बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या करना शुरू कर देती है, प्रोलिफरेट करती है, डिवाइड करना शुरू कर देती है, प्रोलिफरेट। तो जब बॉडी की सेल्स क्या करती हैं, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन या अनकंट्रोल्ड में कहूं डिवीजन करना शुरू कर दें, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कैंसर। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में हमने क्या देखा है, क्या दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर, ये बॉडी की नॉर्मल सेल्स है, ये इधर वाली सेल्स भी क्या है, नॉर्मल है, और ये जो सेल्स हैं ये सेल्स हैं कैंसरस सेल्स। ठीक है, तो हुआ क्या है, बॉडी की जो सेल्स होती है वो सेल्स उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती, खत्म हो जाती है। जैसे एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या कहेंगे जिसको हम, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो बच्चों क्या होता है कि देखिए ये नॉर्मल सेल है, ये सेल इस सेल के कांटेक्ट में है, ये सेल इस सेल के कांटेक्ट में है, तो ये जितनी भी सेल्स हैं ये सारी सेल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो एक सेल का दूसरी सेल के साथ जो टच होता है वो उस सेल को अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करने से रोकता है। ये सेल इस सेल के टच में है तो ये सेल इस सेल को अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करने से रोकेगी। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी अगर किसी सेल की क्या होती है, खो जाती है, लूज हो जाती है, तो वो सेल क्या करेगी, अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड करेगी और क्या बना देगी, ट्यूमर बना देगी। क्या बना देगी, ट्यूमर। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हो गया कि कोई नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कब ट्रांसफॉर्म होगी, जब वो अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्या कर देगी, लूज कर देगी। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये होता है कि एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है भाई, रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी सेल डिवाइड करेगी तो उसका एक रेगुलेशन होता है। क्या होता है, उसका एक रेगुलेशन। रेगुलेशन मींस, रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब कि जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में ये कहते हैं कि एक सेल है, ये सेल डिवाइड करने चली और डिवाइड करने के लिए इस सेल को बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप पढ़ते हैं G1 फेज से जाएगी, S फेज से जाएगी, G2 फेज में जाएगी और फिर किस में जाएगी, N फेज में। तो हर स्टेप पे एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो सेल को चेक करता है। ठीक है, और वो इसलिए चेक करता है कि सेल कभी भी अनावश्यक तरीके से, अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड ना करे। जितनी हमें सेल्स चाहिए ग्रोथ के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, उसी हिसाब से सेल क्या करे, डिवाइड करे। लेकिन अगर ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या हो जाता है, सेल का डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टर्ब। तो ये सेल क्या करेगी, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करेगी, और अनकंट्रोल जब सेल प्रोलिफरेशन करेगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्यूमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ट्यूमर। ट्यूमर का दूसरा नाम होता है, इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस की है, और वो दोनों इंपॉर्टेंट बातें क्या है हमारे पास,
वो दोनों इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि कोई भी सेल जो है वो नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और दूसरा जो है हमारे पास दैट इज सेल डिवीजन के अंदर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें क्या आ जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, उसमें क्या आ जाए, डिस्टरबेंस, तो सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्यूमर्स में। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्यूमर जो बना है हमारे पास, उस ट्यूमर की कितनी टाइप होती है, 2 टाइप होती है। पहली टाइप है उसको हम कहेंगे बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जैसे ये आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें नॉर्मल सेल है और ये जो है हमारे पास ये ट्यूमर है बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, सेल्स जो नॉर्मल सेल थी वो कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, ये सारी ट्यूमर सेल्स हैं। तो क्या होता है, इन ट्यूमर सेल्स की रैपिड डिवीजन होगा और एक समय के बाद इसकी ग्रोथ या साइज बढ़ जाती है, उसके बाद इसकी साइज नहीं बढ़ती है। तो ये जो ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, इसकी जो सेल्स हैं वो जहां पे ये ट्यूमर बना है वहीं पे रहेंगी, यहाँ से ये सेल्स अलग होके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं जाएंगे। तो इसकी जो खास बात है, इस ट्यूमर के अंदर जो सेल्स होती है वो जहां पे ओरिजिनेट हुई है वहीं पे रहती है। ठीक है, दे डू नॉट मूव टू another part of the body. So benign tumor is the cells are confined to the place of their origin, वहां से नहीं जाएंगी, और इनका जो डैमेज होता है वो बहुत कम होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो बिनाइन ट्यूमर में जो वार्ड्स होते हैं और हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, आपने सुना होगा कि महिलाओं के जो यूट्रस हैं बच्चेदानी में गांठ हो जाती है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, और वार्ड्स हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, आउटग्रोथ हो जाती है, मच जिसको आम भाषा में हम कहते हैं। तो वो किसके एग्जांपल्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर के एग्जांपल्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड जो टाइप है उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। सेकंड टाइप को क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, यहाँ जो सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, ये सेल्स यहाँ से क्या हो जाती है, एनसीईआरटी बुक लिखती है, ये सेल्स यहाँ से क्या हो जाती हैं, स्लग ऑफ, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल्स ये आप देख रहे हैं, सेल्स यहाँ से क्या हो गई है, अलग हो गई, और अलग होके ये सेल्स ब्लड के साथ या लिम्फ के साथ बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाती है, और जहां पहुंच जाती है वहां पहुंच के ये नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नोन एज मेटास्टेसिस। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटास्टेसिस। और ये जो टर्म है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज मेटास्टेसिस? मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी इज exhibited by malignant tumor. So what is metastasis? The cells of malignant tumor, they separate from the place of origin and migrate to other part of the body via blood or lymph and start forming a new tumor there, that is called metastasis. That is called metastasis. Very important about malignant tumor. अच्छा, अब हम चलते हैं कि जो कैंसर है उसके कारण है, कैंसर किन कारणों से होता है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। तो जिन चीजों से हमें कैंसर होता है, जो एजेंट कैंसर कोज करते हैं, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, और वो जो टर्म है हमारे पास, उस टर्म का नाम है कार्सिनोजेंस। कैंसर कोजिंग एजेंट्स, दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास एजेंट आता है उस एजेंट को हम कहते हैं फिजिकल एजेंट। ठीक है, फिजिकल एजेंट में हमारे पास क्या आता है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस आती हैं जिसमें एक्सरे है, गामा रेज है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हमारे पास आ जाती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस।
यहाँ पे बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हमें बार बार एक्सरे क्यों नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम कर देंगे कि वाई द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एक्सरे शुड बी अवॉइडेड, कि बार बार इंसान की बॉडी को एक्सरे से एक्सपोज क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से बार बार एक्सपोजर से क्या हो सकता है, हमारी जो सेल्स हैं उनका डीएनए है, उस डीएनए में क्या आ सकती है, म्यूटेशन आ सकती है, चेंज आ सकता है। ठीक है, और उससे कैंसर हो सकता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो अगर स्किन पे गिरेंगी तो उससे स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज की जो एनर्जी है वो हमारे डीएनए के अंदर म्यूटेशन कर सकती है। तो ये बात हो गई किसकी, फिजिकल एजेंट्स की। आगे बात करता हूं मैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स की जो बच्चों लिस्ट है वो बहुत लंबी है, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। आपकी एनसीईआरटी बुक सिर्फ लिखती है कि जो टोबैको स्मोक होता है उससे लंग कैंसर होता है, और टोबैको के अंदर जो केमिकल है वो आपको पता है, दैट इज निकोटीन। कौन सा होता है, इसके अलावा कुछ केमिकल जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम है, एस्बेस्टोस है, फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजीन है, डीडीटी है, मस्टर्ड गैस है, विनाइल क्लोराइड, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, जिसमें से कुछ केमिकल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए, तो इनको हम कहते हैं केमिकल एजेंट्स, जिनसे क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। आगे चलते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स के ऊपर। बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें हमारे पास वायरस आते हैं जिनको हम कहते हैं ओंकोजेनिक वायरस, ओंकोजेनिक वायरस। ठीक है, और इसका जो वेल नोन एग्जांपल है वो हमारे पास है एचपीवी। एचपीवी, एचपीवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, इस वायरस का इन्फेक्शन क्या कर सकता है, हमें कैंसर कोज कर सकता है, क्योंकि इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल क्या कर सकता है, हमारे डीएनए को अल्टर कर सकता है, या हम कह सकते हैं उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल में क्या होते हैं, ओंकोजीन्स। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स का मतलब, ओंकोजीन्स का मतलब वो जीन्स जो क्या कोज कर सकते हैं, कैंसर, उनको हम क्या कहते हैं, ओंकोजीन। तो ऐसे जीन किसमें प्रेजेंट होते हैं, इस वायरस में, जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उस एनसीईआरटी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखी हुई है, और ये अगर मैं ये कहूँ, इसको अगर क्वेश्चन के रूप में मैं फ्रेम करूँ तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम कहते हैं सेलुलर ओंकोजेंस, CONC, या प्रोटो ओंकोजीन्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज CONC, या सेलुलर ओंकोजेंस, या प्रोटो ओंकोजीन्स, ये बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात है हमारे पास वो बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि हर सेल, ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, और ये सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, तो CONC क्या होते हैं, सेलुलर ओंकोजेंस क्या होते हैं, कि नॉर्मली हर सेल में, ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज कैंसर कोजिंग जीन। हमारे शरीर की, ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर की जो हर सेल है उसमें कैंसर कोजिंग जीन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, CONC, या सेलुलर ओंकोजेंस, या प्रोटो ओंकोजेंस। ठीक है, और ये जीन्स जब किसी एजेंट से क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन है कि ये जीन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो सेल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसके अंदर, कैंसर सेल के अंदर। तो ये बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय CONC, या सेलुलर ओंकोजीन्स, या प्रोटो ओंकोजीन्स। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसमें, आप ये बताएंगे कि ईच सेल, ईच नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी हैज कैंसर
ऑपोजिंग जीन्स, और जिनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरम्स। लेकिन ये जो जीन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। ये जीन्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। कब एक्टिवेट हो जाते हैं, अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे आप पोल्यूटेड एरिया में हैं, आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, किसी इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, या किसी लैब में काम कर रहे हैं, या किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उन केमिकल से एक्सपोज कर रहे हैं, और उन केमिकल्स के एक्सपोजर से आपकी जो नॉर्मल सेल है वो नॉर्मल सेल क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नॉर्मल सेल आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसके अंदर, ट्यूमर सेल के अंदर। ठीक है, तो ये टर्म बच्चों याद रखना है, दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आगे चलते हैं। अच्छा, अब कैंसर किसी को हो गया है, नहीं हुआ है, या कोई ऐसा हमें डाउट है कि कैंसर हो सकता है, तो एक्सक्यूज मी, तो उस कैंसर का डिटेक्शन हमें कैसे करना है, डायग्नोज कैसे करना है। ठीक है, तो आजकल बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एज पर एनसीईआरटी बात करता हूँ मैं, सबसे पहली जो टेक्निक है वो हमारे पास है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है बच्चों, डॉक्टर जो है वो अपनी जो फैसिलिटी है उस फैसिलिटी के थ्रू क्या करता है, जिस भी बॉडी के पार्ट में उसको डाउट है वहां पे वो क्या करता है, उस टिश्यू का, उस ऑर्गन का छोटा सा बिट निकाल लेता है, और छोटा सा पीस वहां से निकाल लेता है बायोप्सी नीडल से, अल्ट्रासाउंड टेक्निक की मदद से। सपोज थायराइड में है, सपोज पैनक्रियाज में है, स्टोमक में, यानी पार्ट ऑफ द बॉडी। बायोप्सी का मतलब है जिस पोर्शन में हमें डाउट है उसका छोटा सा पीस लिया, उस पीस को हमने क्या किया, थिन सेक्शंस कट किए। ठीक है, और सेक्शन कट करने के बाद में उस स्लाइड को कौन ऑब्जर्व करता है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। हम उस स्लाइड को क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज से उसको क्या करते हैं, डिटेल में जाते हैं। तो डिटेल में जाने के बाद में हमें पता चलता है कि कैंसर जो सेल्स हैं उनमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोप्सी, पहला जो मेथड है इसको क्या कहेंगे, बायोप्सी। दूसरे मेथड की बात करता हूं मैं। सपोज किसी को ब्लड कैंसर का डाउट है, जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को कहते हैं कि आपको मालूम है कि हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो बोन है, उस बोन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं जिसको, बोन मैरो कहते हैं, दैट इज नोन एज बोन मैरो। हमारी जो लंबी हड्डियां हैं उनके अंदर एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो में हमारी सारी सेल्स बनती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सारी सेल वहां पे बनती है। तो ब्लड कैंसर के केस में क्या होता है, जो सेल्स हैं उनका जो काउंट है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं या बोन मैरो टेस्ट कर लेते हैं। अगर हमें ये लगता है कि इस पेशेंट को ब्लड कैंसर है तो हम यूजुअली उसके ब्लड काउंट पे फोकस करेंगे या उसकी बोन मैरो की क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। और ऐसा हम कौन से कैंसर के केस में करते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का कैंसर, जहां हमारे शरीर में ब्लड बनता है उसका कैंसर है ल्यूकेमिया। तीसरी जो टेक्निक है हमारे पास उसको हम कहते हैं रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में बच्चों क्या होता है कि हम जिस पोर्शन में हमें डाउट होता है बॉडी के पोर्शन में, वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सरे से एक्सपोज करते हैं। हमारे पास एक्सरे फोटोग्राफ आ जाता है जिससे डॉक्टर उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक यूज करते हैं हम किसके अंदर, कैंसर के डिटेक्शन में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये कॉमन टर्म्स है जो आप सुनते हो, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें भी हम एक्सरे यूज करते हैं, लेकिन इस टेक्निक में क्या होता है, हमें 3 डायमेंशनल इमेज आ जाती है। जिस भी हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का, बॉडी का जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसका अगर हम
क्या करना चाह रहे हैं, स्कैन करना चाह रहे हैं, तो उसकी हमारे पास 3D इमेज आ जाएगी। टेक्निक इज CT स्कैन। तीसरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI में हम क्या करते हैं, MRI में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं और दूसरा यूज करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, तो पेशेंट की जब MRI करते हैं तो जिस ऑर्गन का, जिस टिश्यू का MRI होता है, उसमें उस टिश्यू का लिविंग कंडीशंस पता चल जाता है। जैसे अब फिलहाल अगर हम MRI कर रहे हैं किसी टिश्यू का, तो उस टिश्यू में फिलहाल उस टिश्यू की कंडीशन क्या है, उस टिश्यू की फिजियोलॉजी क्या है, वो टिश्यू कैसे काम कर रहा है, उस टिश्यू में क्या चेंज आ गया है, उस टिश्यू में बीमारी कितनी फैल चुकी है, कितना प्रोग्रेशन है, ये सब हमें पता चल जाता है। तो MRI ज़्यादा प्रेफर की जाती है, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट जो हैपनिंग है टिश्यू के अंदर वो हमें पता चल जाती है, MRI। और बच्चों एक और भी है हमारे पास टेक्निक, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हमने बना ली हैं, तो वो एंटीबॉडीज हम बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, और वो एंटीबॉडीज वहीं पे जाके बाइंड करेगी जहाँ पे कैंसरस या ट्यूमर सेल बॉडी में प्रेजेंट है। तो वो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ बाइंड कर जाती है, और हमें उस चीज का क्या हो जाता है, पता चल जाता है। तो एंटीबॉडीज की मदद से भी हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, जिसमें मैं बात करता हूँ PCR। किसकी बात करता हूँ, PCR। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं, उनसे भी हम पता कर सकते हैं कि सपोज किसी के फैमिली हिस्ट्री में कैंसर चल रहा है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स को था, पेरेंट्स को था, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, उस जनरेशन में उस बीमारी की जो इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी है, इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या ये कैंसर नेक्स्ट जनरेशन को हो सकता है, इनकी आने वाली पीढ़ी को हो सकता है। तो ये चीज भी हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो NCERT बुक लिखती है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, उन जीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, सपोज किसी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री चल रही है, तो हम इनसे MCB मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की जो टेक्निक्स है उनसे पता कर सकते हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है हमारे पास PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब बात चलती है ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट कैंसर का कैसे किया जाता है। तो जिसमें पहली अप्रोच है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सर्जरी। जो वेल ट्रेंड सर्जन होते हैं, दे परफॉर्म द सर्जरी, जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, यहाँ पे हाई एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस को क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है बॉडी के अंदर। जहाँ पे भी ट्यूमर है, उस ट्यूमर की सेल्स को रेडिएशंस से क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है कि जो सराउंडिंग का टिश्यू है उसके ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव ना हो। तो ये होगी हमारे पास दूसरी टेक्निक, रेडिएशन थेरेपी। तीसरी जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, इसमें क्या करते हैं, हम दवाई दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है, और इसके लिए जो ड्रग्स होती हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, और वो स्पेसिफिक टाइप के लिए होती है, स्पेसिफिक टाइप। तो फार्मा इंडस्ट्री ने स्पेसिफिक टाइप की ड्रग्स बना रखी है, वो स्पेसिफिक टाइप के कैंसर के लिए यूज होती हैं, और वो ड्रग्स क्या करती हैं, कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं। लेकिन इन ड्रग्स का बड़ा साइड इफेक्ट होता है। दिस ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट एज पर NCERT। अगर मैं कहूँ, पेशेंट क्या हो जाता है, हेयर लूज कर देता है, बाल झड़ जाते हैं पेशेंट के, माउथ में अल्सर हो सकते हैं, और नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, RBC WBC सेल्स का नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अनीमिया, खून की कमी आ जाती है। तो ये है साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। अच्छा भैया, उसके बाद जो लास्ट अप्रोच है
मतलब अगर बेस्ट मेथड की बात करें हम कैंसर को ट्रीट करने का, जो सबसे बेस्ट तरीका है, तो उसमें तीनों अप्रोच यूज करते हैं। सर्जरी भी यूज करते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी यूज करते हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक के लास्ट कैंसर टॉपिक में लास्ट लाइंस में दिया हुआ है इन अल्फा इंटरफेरोन्स, अल्फा इंटरफेरोन्स। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा इंटरफेरोन्स क्या होते हैं। देखिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जब बॉडी में कैंसर सेल होती है तो इम्यून सिस्टम से वो कैंसर सेल्स डिटेक्ट नहीं होती, बच बचा के निकल जाती हैं, छुप जाती हैं, या जो भी उनके पास सिस्टम है कि कैंसर सेल्स पकड़ में नहीं आती इम्यून सिस्टम की। तो हम क्या करते हैं, उन पेशेंट्स को ये अल्फा इंटरफेरोन्स के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। अल्फा इंटरफेरोन्स क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होते हैं। अल्फा इंटरफेरोन क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि जाइए और जहां पे भी कैंसरस सेल्स हैं उनको क्या करिए, किल करिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा इंटरफेरोन। लेकिन बच्चों ध्यान रखना आपको, यहाँ पे जो वर्ड है ये है अल्फा इंटरफेरोन। तो अल्फा वर्ड जहां पे भी आ गया तो कैंसर से रिलेटेड है। और अगर ये खाली पूछे किसके बारे में, इंटरफेरोन के बारे में, तो ये इंटरफेरोन है एंटीवायरल प्रोटीन, याद रखना आपको ये, दिस इज एंटीवायरल प्रोटीन। ये है डिजीज वाले केस में, वायरल, जब बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है तब आपको इंटरफेरोन्स मिलेंगे, बॉडी में डिटेक्ट होंगे। लेकिन ये अल्फा इंटरफेरोन्स है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये है आज के टॉपिक में, कैंसर के टॉपिक में जो जो बातें हमने डिस्कस की, कैंसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।